जय हिंद। तो अब तक केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक हेलो एरीन हेलो एल्केन्स के हैंडराइटिंग नोटबुक का रिवीजन करने वाले हैं। इसका रिवीजन करेंगे, फुल रिवीजन करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट। ये स्लाइड लिए हुए हैं। ये टॉपिक है हेलो एल्केन और हेलो एरीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल एल्डिहाइड, जितना भी है ना सब करेंगे। ये स्लाइड देख लीजिए। ये आईपीएससी नेम ये क्वेश्चन भी करेंगे। जितना क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है हेलो एल्केन हेलो एरीन। तो इसका हम थ्योरी टॉपिक अभी शुरू करने वाले हैं, उसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो थ्योरी टॉपिक का पूरा रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद इसको शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से शुरू करते हैं। हेलो एल्केन हेलो एरीन के वर्गीकरण के बारे में है। ये हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। पहला वर्गीकरण है, देखिए ये विनाइल हैलाइड किसको कहेंगे? जिसके डबल बॉन्ड के जस्ट बाद हेलोजन ग्रुप जुटा रहे। तो इस कार्बन पे जिस कार्बन से जुटा रहता है उस कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है डबल बॉन्ड, तो उस हैलाइड को बोलेंगे विनाइल हैलाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, इस पर ब्रोमीन जुटा हुआ कौन सा? डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ब्रोमीन जुटा हुआ है, तो ये कौन सा हो गया? विनाइल हैलाइड। वही डबल बॉन्ड वाले कार्बन के जस्ट कार्बन पे जुटा हो कौन? हेलोजन ग्रुप। डबल बॉन्ड वाले कार्बन के जस्ट कार्बन पे जुटा हो हेलोजन ग्रुप, तो उसको बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। उसको क्या बोलेंगे? एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। तो बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है? नेक्स्ट बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप जुटा। बेंजीन के ऊपर CH3 पे जुटा रहेगा हेलोजन ग्रुप। CH3 पे हेलोजन ग्रुप जुटा रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? बेंजाइल हैलाइड। उस हैलाइड को क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक हैलाइड। वही एराइल हैलाइड, इसी में होता है एराइल हैलाइड। अगर बेंजीन है जुटा हुआ, बेंजीन से जुटा है एक्स ग्रुप, मतलब हैलाइड ग्रुप। बेंजीन से ग्रुप जुटा हुआ है हैलाइड ग्रुप, तो इसको बोलेंगे एराइल हैलाइड। इसको एराइल हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। अब वही अगर बेंजीन के जस्ट कार्बन जुटा हो, कार्बन से ग्रुप जुटा हुआ, मिथाइल जो भी हो, इस ग्रुप से जुटा हुआ है, उस कार्बन से जुटा हो हेलोजन ग्रुप, तो उसको बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डिग्री के आधार पर बांटा गया है हेलो एल्केन को। डिग्री के आधार पे कौन सा? फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। तो ये होता है फर्स्ट डिग्री को प्राइमरी हेलो एल्केन बोलते हैं। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड को सेकेंडरी बोलेंगे। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड को टर्सरी बोलते हैं। जैसे फर्स्ट डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया, तो ये पहला कार्बन जो है ना, जिस कार्बन से जुटा हुआ है हेलो एल्केन, तो उस कार्बन से एक कार्बन वाले ग्रुप जुटा होना चाहिए। एक कार्बन जुटा होना। ये देखिए इस कार्बन से हेलोजन ग्रुप जुटा हुआ, इस कार्बन से देखिए कितना कार्बन जुटा, एक इधर 2 ग्रुप जुटा हुआ, तो इसलिए इसको 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बोल देंगे। थर्ड देखिए टर्सरी हेलो एल्केन या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। इसमें होता है जिस कार्बन से जुटा हुआ ना हेलोजन ग्रुप, उस कार्बन पर देखिए कितने कार्बन से जुटा हुआ है। उस कार्बन को देखिए कितने कार्बन से, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। ये कार्बन से 3 कार्बन जुटा हो, इसलिए इसको क्या बोल देंगे? 3 डिग्री या टर्सरी हेलो एल्केन, ठीक है। ये तो हो गया वो मेथड। अब देखिए बनाने की विधि क्या होती है। बनाने की विधि पहला विधि है हाइड्रोकार्बन से पहला मेथड है फ्रॉम एल्केन से क्या करते हैं? एल्केन में HNO सनलाइट या हाई टेम्परेचर पर डालते हैं, तो ये फ्री रेडिकल जनरेट करता है। फ्री रेडिकल जनरेट करने के बाद HX बना लेता है, जैसे RX1 X2 किसके प्रेजेंट में? HNO के प्रेजेंट में। तो ये फ्री रेडिकल बना करके HX का निर्माण कर ले, तो हेलो एल्केन का निर्माण कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये हेलो एल्केन R भी बना था, RX हेलो एल्केन। जैसे एग्जांपल देखिए ये हो गया एल्केन, ये हो गया X2 में क्लोरीन लिया है, इसके किसके प्रेजेंट में? HNO के प्रेजेंट में। तो क्या बनाया?
ये Cl आकर के जुट जाएगा, Cl आकर के जुट जाएगा है, Cl आकर एल्केन पे Cl आकर के जुट गया, कहीं पे भी जोड़ सकते हैं, मेजर प्रोडक्ट यहाँ होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये उसका मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। रेट ऑफ रिएक्शन विथ हेलोजन, जिसका रेट किसका रेट ज़्यादा होगा, जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं ना, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बढ़ता है, लंबाई बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाते हैं ना, फ्लोरीन ऊपर में रहता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे ज़्यादा नीचे जो ज़्यादा है उसका बड़ा साइज होगा, तो उसका लेंथ भी, बॉन्ड लेंथ भी बड़ा होता है। ठीक है, जिसका बॉन्ड लेंथ बड़ा वो जल्दी टूट जाता है, तो आसानी से ये रिएक्शन कर जाता है, जो जल्दी टूटता है वो आसानी से रिएक्शन कर जाता है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हेलोजन ये हो गया, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद Br2 का, I2 का, रेट ऑफ रिएक्शन हेलोजन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 3 डिग्री का ज़्यादा होगा, 3 डिग्री एल्केन का ज़्यादा होगा रिएक्शन, उसके बाद 2 डिग्री का, 1 डिग्री का। HF को इस विधि से नहीं बनाया जाएगा, स्वार्ज मेथड से बनाया जाएगा। आगे पढ़ेंगे स्वार्ज मेथड। नेक्स्ट देखिए, जो सो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ते जाएंगे। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, एडिशन ऑफ HX फ्रॉम एल्कीन। HX का एडिशन होता है एल्कीन से, कैसे होगा, जैसे HX का रिएक्शन करा दिया, ये एल्कीन हो गया, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। एल्कीन में ये HX का रिएक्शन करवाएं तो ये डबल बॉन्ड हट करके एक जगह पे हाइड्रोजन आ जाएगा, एक जगह पे X आ जाएगा। ठीक है, तो एक जगह पे हाइड्रोजन जोड़ देना है, एक जगह पे X जोड़ देना है। ठीक है, ये तो साइमेट्री था। अगर अलग अलग आ जाएगा तो क्या करेंगे, जैसे CCl4 सॉल्वेंट डाले हैं या HCl इसमें रिएक्शन करवाए हैं एल्कीन से, तो ये तो डायरेक्ट बन जाएगा, कहीं या तो इस कार्बन पे जुटेगा क्लोरीन या इस कार्बन पे जुटेगा। लेकिन अधिक कार्बन रहे तो अनसाइमेट्री रहे, जैसे अभी इस केस में CCl4 लिया है और HCl लिया, CCl4 और CCl4 और HCl, तो Cl आकर जुटना चाहिए या तो यहाँ इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे, Cl या तो इस पोजीशन पे जुटेगा या इस पोजीशन पे जुटेगा। अब देखना होता है कि कहाँ सबसे ज़्यादा बेहतर हो, तो बेहतर होने के लिए एक रूल आया है, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ रूल वह रूल होता है जहाँ पे नेगेटिव पार्ट, जैसे Cl- हो गया ना, H+ और Cl- आकर, तो ये नेगेटिव पार्ट वहाँ जाकर के जुटेगा जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। देखिए ना, ये दोनों कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ये दोनों कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो ये दोनों कार्बन पे देखिए हाइड्रोजन की संख्या किस पे कम है, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम, इसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इसमें हाइड्रोजन की संख्या 1, तो यहाँ आकर के कौन जुटेगा, नेगेटिव पार्ट वाले क्लोरीन आकर के कहाँ जुट जाएगा, इस हाइड्रोजन वाले एटम पे। तो ये होता है मार्कोनिकॉफ रूल। जैसे देख लिया एग्जाम्पल में, ये रहा, ये HCl और CCl4 लिया है, इसके प्रेजेंट में HCl को रिएक्शन करवाया है एल्कीन के साथ, या तो यहाँ पे जुटता है या यहाँ, लेकिन मार्कोनिकॉफ हम रूल पढ़ चुके हैं तो हम जानेंगे कहाँ पे ज़्यादा बेहतर रहता है, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो, इसलिए इस पोजीशन पे क्लोरीन आकर के जुट गया है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझिए, ये उसका मैकेनिज्म है, एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ कब होता है, जब कैटेलिस्ट के रूप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं, पेरोक्साइड, ये हो H2O2, क्या है H2O2, ये सब होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो HBr के रिएक्शन करवा रहे हैं किससे, एल्कीन से, डबल बॉन्ड वाले एल्कीन होता है, एल्कीन से, तो कहाँ पे आकर के जुटेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो। मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो वहाँ पे आकर के जुटेगा। कब जुटेगा, जब HBr की रिएक्शन किसके प्रेजेंट में कराना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के H2O2 के प्रेजेंट में कराना है, तो क्या बन जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है वहाँ पे आकर के Br जुटेगा, वहाँ पे आकर के Br जुटेगा। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट समझिए, ये अरेंजमेंट होता है, जब ये अरेंजमेंट होता है, कब अरेंजमेंट होता है, जब 3 डिग्री पे ज़्यादा देखा जाता है ना, तो जैसे ही ये मैकेनिज्म होता है, जैसे ये इधर आया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, तो नेगेटिव पार्ट वाले एटम कहाँ अटैक करना चाहेगा, यहाँ, लेकिन होता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इधर बगल वाले एटम पे देखिए 2 डिग्री, ये 3 डिग्री जुटा हुआ है, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आ गया ना, ये हाइड्रोजन एक शिफ्ट कर दिया इधर, हाइड्रोजन एक शिफ्ट कर दिया इधर,
पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया, अब इस कार्बन पे, तो 3 डिग्री कार्बन बन गया, ये कार्बोकेटायन 3 डिग्री बन गया, तो ये यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा ना कि यहाँ पे, ठीक है। तो ये रीअरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट देखिए, समझिए फिनकिंसल रिएक्शन को बताए थे ना, आयोडीन वाला RI जो बनाया जाता है वो RI वो HNU के प्रेजेंट में नहीं बना सकते हैं, HNU के प्रेजेंट में नहीं बनाते हैं, इसके लिए अलग रिएक्शन होता है जिसे फिनकिंसल रिएक्शन कहते हैं। फिनकिंसल रिएक्शन वो होता है RX में भी कौन सा, क्लोरीन ब्रोमीन लेते हैं, उसके बाद सोडियम आयोडाइड के साथ ड्राई एसीटोन में गर्म करते हैं, ड्राई एसीटोन में गर्म करते हैं, तो इसका रिएक्शन हो जाता है, रिएक्शन होने से RI बनता है, RI अल्काइल आयोडाइड। तो ये रिएक्शन केवल क्लोरीन और ब्रोमीन वाले अल्काइल हैलाइड में होता है, ठीक है। यहाँ आयोडीन की जगह दूसरा कुछ नहीं ले सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं ले सकते, आयोडीन की जगह क्लोरीन ब्रोमीन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। फिनकिंसल रिएक्शन हुआ। नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, जितना भी नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। जैसे स्वाज मेथड रेट ऑफ रिएक्शन क्लोरीन का फास्ट होता है, तो इसके लिए फ्लोरीन के लिए जो बनाए ना अल्काइल फ्लोराइड, इसके मेथड को बनाने का जो मेथड होता है वो स्वाज मेथड से बनाते हैं। कौन सा स्वाज मेथड क्या होता है, जैसे RBR लिए हैं, इसमें AgF लेते हैं, AgF क्या होता है, हैवी भारी होता है, भारी फ्लोराइड, AgF भारी होता है, तो भारी मेटल का फ्लोराइड लेते हैं, इसके बाद क्या बन जाता है, CH3 फ्लोराइड, ठीक है। ये रिएक्शन याद कर लीजिएगा, याद करना। अब देखिए हेलो एल्केन बनाने का सेकेंड मेथड है अल्कोहल से। सेकेंड मेथड क्या है, अल्कोहल से, सेकेंड मेथड अल्कोहल से बना रहे हैं। अल्कोहल से बनाने का तरीका है, जैसे ना ROH अल्कोहल हो गया, अल्कोहल से क्या बनाने RX हेलो एल्केन, ठीक है। बनाने के 3 मेथड है, एक हाइड्रोजन हैलाइड से, दूसरा PX3 PX5, जैसे PCl3 होता है PCl5, और थायो ये तीसरा है थायोनिल क्लोराइड से, ठीक है। पहला मेथड समझते हैं, HX से, ये जितना भी है ना HX से हो गया ना, 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, अलग अलग रिएक्शन में क्या क्या काम करेंगे। 1 डिग्री अल्कोहल में ZnCl2 लेते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल में क्या लेते हैं, ZnCl2, ये भी ZnCl2 2 डिग्री अल्कोहल में भी, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल में ZnCl2 नहीं भी लेंगे ना, हाई टेम्परेचर दे देंगे तो ये बन जाता है। देखिए फाइनली इसमें कंक्लूजन क्या आता है करना क्या है इसमें, अल्कोहल और जब भी HX के साथ रिएक्शन करवाएंगे, किसके प्रेजेंट में, ZnCl2 के प्रेजेंट में क्या कर दो, वाटर निकाल दो, क्या निकाल दो, H2O, वाटर निकाल दो। जैसे हो गया ना कि अल्कोहल का OH ले लेते हैं, HX का H ले लेते हैं, तो H2O बन गया, निकाल दो, बचा क्या, क्लोरीन आकर के अब जुट जाएगा, क्लोरीन आकर के जुट गया, ठीक है। इसी प्रकार से 2 डिग्री अल्कोहल में भी ZnCl2 के प्रेजेंट में किया है, तो ये HCl का एक हाइड्रोजन लेना है, अल्कोहल का OH ला, ये दोनों मिल करके क्या बना लिया, वाटर को निकाल दो, वाटर को निकालने के बाद क्या बचा, क्लोरीन जुट गया अब, तो ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया, इसी तरीके से, ठीक है। ये ZnCl2 अगर डालें ना तो इस तरह से H2O निकल जाएगा। फिर देखिए दूसरा केस भी होता है, ZnCl2 के जगह पे अगर H2SO4 भी दिए ना तो भी वहाँ पे जल निकल जाता है। ये सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जहाँ कभी भी कंसनट्रेट H2SO4 दिखे तो समझ जाना जल निकालना है हमको। ये देखिए H2SO4 दिखाई दे रहा है, तो HBr और अल्कोहल के साथ क्या करना है, इसमें OH और हाइड्रोजन को निकाल देना है। निकालने के बाद क्या निकला, H2O निकला, छूट क्या गया, ब्रोमीन, तो RBr निकल गया, RBr बन गया, तो ये हो गया अल्काइल हैलाइड। जब भी हमें दिखे क्या H2SO4 ZnCl2, तो करना क्या है, H2O निकाल देना है, H2O निकाल देना। ये सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, H2O निकालने वाला एजेंट है। तो जैसे ये H3PO4 भी क्या करता है, H2O निकाल देता है। ये सब HI के केस में है, ये HI के केस में है, ये HBr के केस में था। HI के केस में क्या करते हैं, ROH लेते हैं, HI लेते हैं, इसमें कौन सा रिएजेंट डालते हैं, H3PO4, तो ये क्या बना लेता है, RI बना लेता है, ठीक है। 3 बातें समझ में आई। अगर HCl रिएक्शन करता ना तो HCl तो ZnSO4 लेते हैं, उसके बाद ये पिछले वाला था ना ZnCl2 लेंगे, उसके बाद HCl रहता तो ZnCl2 लेते हैं, उसके बाद अगर HBr रहता है इसके HCl के जगह पे HBr रहता तो H2SO4 लेंगे, ठीक है। उसके बाद HI हमको बनाना है ना, RI बनाना है, तो उसके लिए H3PO4 लेंगे, ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जी SOCl2 के प्रेजेंट में, SOCl2 के प्रेजेंट में भी बन जाता है, ये भी याद रखिए। उसके बाद ये देखिए एलाइलिक पोजीशन, एलाइलिक पोजीशन, एलाइलिक पोजीशन वो पोजीशन होता है, एलाइलिक पोजीशन वो पोजीशन होता है जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के जस्ट कार्बन पे, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के जस्ट वाले कार्बन को कौन सा पोजीशन बोलेंगे? एलाइलिक पोजीशन। एक विनाइलिक पोजीशन होता है, एक विनाइलिक पोजीशन, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे अगर जुटा हुआ है ना कोई ग्रुप, तो इसको कौन सा ग्रुप बोलेंगे? विनाइलिक पोजीशन। इस पोजीशन को विनाइलिक पोजीशन। अगर एलाइलिक पोजीशन का अगर हमको बनाना है हाई टेम्परेचर डालते हैं Cl2 के प्रेजेंट में, फिर भी क्या हो जाता है, ये हाई टेम्परेचर और Cl2 या Br2 के प्रेजेंट में रिएक्शन करवाते हैं तो कौन सा पोजीशन पे क्लोरीन जुटेगा? एलाइलिक पोजीशन पे। कौन सा? डबल बॉन्ड वाले के जस्ट बगल वाले कार्बन पे आकर के क्लोरीन जुट जाएगा, ठीक है। तो ये होता है एलाइलिक पोजीशन वाले, जब टेम्परेचर डालेंगे और Cl2 डालेंगे तो भी बन जाएगा एल्किन में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, सेंड मेयर रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेंड मेयर रिएक्शन क्या होता है? देखिए पहले तो होता है ये डाइजोनियम साल्ट क्या होता है, डाइजोनियम साल्ट के नाम से ही पता है, डाइजोनियम N2 को डाइजोनियम बोलते हैं, 2 नाइट्रोजन है तो डाइजोनियम, साल्ट नेगेटिव पॉजिटिव लगा देते तो वो साल्ट बन जाता है, ठीक है। क्लोराइड तो क्लोराइड है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको क्या बोलेंगे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। देखिए इसका रिएक्शन कैसे होता है, एनिलीन करना क्या है, एनिलीन, ये एनिलीन का फॉर्मूला होता है, बेंजीन पे NH2 लगा हुआ। उसके बाद देखिए इसका रिएक्शन करवाएंगे किससे? NaNO2 प्लस में HCl, NaNO2 प्लस में HCl, फिर HNO2, NaNO2 प्लस में HCl प्लस में HNO2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसके बाद इसका रिएक्शन करवाते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन अगर कॉपर क्लोराइड HCl के प्रेजेंट में करते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? क्लोरीन, साथ में N2, सभी में N2 बनेगा। वही ब्रोमोबेंजीन प्राप्त करना है हमको तो CuBr, यहाँ पे CuCl, यहाँ पे CuBr डाल दो, और Br बनाना है तो HBr, तो N2Cl हट जाएगा, N2Cl हटने के बाद उसके स्थान पे क्या आ जाएगा? Br आ जाएगा, उसके स्थान पे Br आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये दोनों तो था क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाने का तरीका। अब देखिए आइडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन बनाएंगे तो इसके लिए दूसरा तरीका है, वही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को किसके उपस्थिति में गर्म करते हैं? KI की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है? बेंजीन आइडोबेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है? आइडोबेंजीन। वही HBF4 के प्रेजेंट में गर्म करते हैं तो क्या बनता है? फ्लोरोबेंजीन बन जाता है, ठीक है। ये याद रखिए, सेंड मेयर रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए हंस डिकर, ये होता है बेंजीन पे C डबल बॉन्ड OOAG, ये फैटी एसिड होता है, इसका AG का फैटी एसिड होता है। इस पर क्या डालना है? Br2 और CCl4 के प्रेजेंट में हीट करते हैं तो भी क्या बन जाता है? ब्रोमोबेंजीन बन जाता है, ब्रोमोबेंजीन बन जाता है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हंस डिकर रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी होता है जैसे ये बेंजीन में कराया है ना, बेंजीन में हंस डिकर रिएक्शन हेलो एल्केन बना लेता है, लेकिन हेलो एल्केन में ये हेलो एरिन था, हेलो एल्केन में ये बहुत कम मात्रा में बनाता है, ये बहुत कम मात्रा में बनाएगा। वही देखिए इसमें अगर आइडोबेंजीन बनाना है, आइडो एल्केन बनाना है तो CCl4 के प्रेजेंट में ये ईस्टर बन जाता है, ना कि RI बनता है, ठीक है। ये एक्सेप्शन था। नेक्स्ट देखिए, ये हंस डिकर रिएक्शन था, नेम रिएक्शन था, सभी नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमको डायरेक्ट अगर बेंजीन क्लोराइड बनाना हो, डायरेक्ट बेंजाइल क्लोराइड बनाना हो तो क्या करेंगे? करना कुछ नहीं है, बस उसमें क्या रिएजेंट डाल दो, रिएजेंट क्या डाल दो? एक धातु डाल दो, धातु में कौन? Fe डाल दिया, Fe डालने के बाद FeCl3 और इसको अंधेरे में और ठंडा और अंधेरे कमरे में छोड़ दो, डार्क प्लस कोल्ड, ठंडा और अंधेरे कमरे में किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? FeCl3 के साथ। क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाने से क्या होता है? ये डायरेक्ट आकर के जुड़ जाए, बेंजीन पे डायरेक्ट आकर के कौन जुड़ जाएगा? क्लोरीन। ये था रिएजेंट के रूप में क्लोरीन
FeCCl3 डाले हैं और डार्क दिए हैं और ठंडा किया है। वही देखिए इसमें भी, इसमें क्या लगा हुआ, CH3 लगा हुआ। Cl2 इसके साथ रिएक्शन करवाए हैं किसके प्रेजेंट में, FeCl3 के प्रेजेंट में, और क्या कर दिया है, ठंडा और अंधेरा। तो क्या जुट गया, क्लोरीन आकर के जुट गया, डायरेक्ट आ गया ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे, या तो ऑर्थो पोजीशन पे जुटेगा या पैरा पोजीशन। सबसे ज़्यादा कौन महत्वपूर्ण होता है, पैरा पोजीशन वाला इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये पैरा पोजीशन वाला इंपॉर्टेंट होगा। ये इंडस्ट्रियल मेथड है, CuCl2 के प्रेजेंट में भी बन जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेचर ऑफ, ये प्रॉपर्टी हो गया नेचर ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड का नेचर क्या होता है, ऊपर से नीचे जाते हैं साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटते जाता है। ऊपर से नीचे आते हैं साइज बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। जिसका ज़्यादा बॉन्ड लेंथ वो जल्दी टूट जाएगा। देखिए ना, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो ये वाला बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है। तो बॉन्ड लेंथ जिसका ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ जिसका ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ जिसका ज़्यादा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब बॉन्ड तोड़ने की क्षमता भी जल्दी हो जाएगा ना। जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड तोड़ने की क्षमता भी ज़्यादा होगा, वो जल्दी टूट जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये सब छोड़िए, यह है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, साइज का। जो जितना बड़ा उसका साइज होता है उतना बड़ा उसका डायपोल मोमेंट भी होता है। जिसका जितना बड़ा साइज होता है उसका उतना बड़ा डायपोल मोमेंट भी होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर भी आधारित होता है। फिर देखिए, एक याद रखिएगा इसमें, ये ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट का कौन कौन सा, CCl में, CF में, CBr में और CI में। तो सबसे ज़्यादा किसका डायपोल मोमेंट होता है, CCl का, उसके बाद CF का, उसके बाद CBr का, उसके बाद ऊपर से जैसे नीचे आना ना, तो फ्लोरीन पहले होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका ज़्यादा होता है, फ्लोरीन से क्लोरीन का ज़्यादा होता है। ये दोनों में सिर्फ अंतर आ गया। उसके बाद जैसे का जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो घटता जाएगा। ठीक है, CCl, CF, CBr, CI। पहले CF नहीं होगा, याद रखिएगा, पहले CCl होगा, उसके बाद CF होगा, तब CBr, CI। ये डायपोल मोमेंट का ऑर्डर था। उसके बाद देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन। ये फिजिकल प्रॉपर्टी देखने वाले हैं किसका, हेलो एल्केन का। तो ये होता क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी स्टेट देखिए, ये किस पर निर्भर करता है, मास पे। जिसका ज़्यादा मास वो कौन सा अवस्था में रहना चाहेगा, लिक्विड तथा सॉलिड में। वो कौन सा अवस्था रहता है, जो ज़्यादा मास रहता है ना, लिक्विड हो या सॉलिड अवस्था में रहना चाहेगा। जिसका कम मास होगा वो गैस अवस्था में रहना चाहेगा। ठीक है, ये इसका अवस्था था, अवस्था के बारे में था। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कलर क्या होगा, ब्रोमीन तथा आयोडीन के केस में, ब्रोमीन तथा आयोडीन को छोड़कर, ये ब्रोमीन हो गया, आयोडीन को छोड़कर सभी क्या होता है, कलरलेस होता है। सभी कलरलेस मतलब कोई भी कलर नहीं दिखाता है। ये लाइट के प्रेजेंस में ब्रोमीन तथा आयोडीन लाइट के प्रेजेंट में क्या दिखाता है, कलर दिखाता है। लाइट के प्रेजेंट में कलर दिखाता है। ठीक है, इसका सुगंध कैसा होगा, हेलो एल्केन का सुगंध कैसा होता है, स्वीट स्मेल होता है, मीठा सुगंध होता है, स्वीट स्मेल, मीठा सुगंध। ठीक है, देखिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, देख लीजिए, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोलिकुलर मास के। मोलिकुलर मास जिसका ज़्यादा होगा, जिसका ज़्यादा मास उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, लिक्विड अवस्था में कौन रहता है, लिक्विड से गैस अवस्था में बदल जाता है, ये होता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग ये नहीं है, इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड इसमें ज़्यादा होता है। ये देखिए,
मोलिकुलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेल्टिंग पॉइंट। जिसका ज़्यादा मास होगा मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, ब्रांचिंग के। जिसका ज़्यादा ब्रांचिंग होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे कि एग्जांपल लिए हैं, देख लीजिए, इसमें ब्रांचिंग नहीं है, इसमें एक ब्रांचिंग आया, इसमें दो ब्रांचिंग आ गया, तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इस वाले का, जिसका ब्रांचिंग कम हो। सबसे ज़्यादा ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये हो गया। जिसका ज़्यादा ब्रांचिंग उसका कम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में बदल जाना, मेल्ट हो जाता है। तो इसका ऑर्डर देखिए, मेल्टिंग पॉइंट का अगर बेंजीन में ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन की बात आ जाए तो सबसे ज़्यादा कौन मेल्टिंग पॉइंट होगा, किस पोजीशन वाले का मेल्टिंग पॉइंट होगा, पैरा पोजीशन पे जो अवस्थित है ना उसका सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। उसके बाद ऑर्थो का, पैरा ऑर्थो, उसके बाद सबसे लास्ट में मेटा का। वही बॉइलिंग पॉइंट की बात बोलेंगे तो सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाता है, ऑर्थो पोजीशन का, सबसे ज़्यादा ऑर्थो पोजीशन का, उसके बाद पैरा पोजीशन का, मेटा पोजीशन तो दोनों में ही लास्ट है, दोनों में ही लास्ट है। ठीक है, वही देखिए ना, मेल्टिंग पॉइंट को पी से शुरू करेंगे पैरा पोजीशन से, और बॉइलिंग पॉइंट को ओ से शुरू करेंगे, बाद में तो मेटा पोजीशन तो सबसे लास्ट में ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट, ये वही हो गया, ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन। ठीक है, ये पैरा पोजीशन, सबसे ज़्यादा किसका मेल्टिंग पॉइंट, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट पैरा पोजीशन का होता है। उसके बाद ऑर्थो पोजीशन का ये हो जाएगा, उसके बाद बी हो जाएगा। ठीक है, वही बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाता है, पैरा नहीं होकर के ऑर्थो हो जाता है, ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, देखिए सोलिबिलिटी है, सोलिबिलिटी ये पोलर होता है, इसलिए पोलर कंपाउंड में ये सोल्यूबल होगा। ठीक है, वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है ये। नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल, अरे नॉन पोलर, ये नॉन पोलर जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो, जैसे CCl4, बेंजीन में ये सोल्यूबल होते हैं। हेलो एल्केन किस में सोल्यूबल होंगे, CCl4 में और बेंजीन में सोल्यूबल होते हैं, वाटर में सोल्यूबल नहीं होंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, डेंसिटी, जिसका मास ज़्यादा होता है उसका डेंसिटी भी ज़्यादा होगा, मतलब जिसका नंबर ऑफ कार्बन की संख्या ज़्यादा होगी ना, ज़्यादा ब्रांचिंग और वो सब का डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है। एटॉमिक मास हेलोजन एटम का, ये सब था। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन हेलोरीन। देखिए अब आ गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है, न्यूक्लियोफिलिक मतलब नाम से ही पता है, न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करेगा। कहाँ पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा। ये जैसे न्यूक्लियोफाइल कौन हो जाएगा इसमें, तब नेगेटिव चार्ज कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज पर। तो ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ अटैक करता है, पॉजिटिव चार्ज पे। देखिए दो प्रकार से होता है, SN1 और SN2। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है SN1 का फुल फॉर्म, SN2 का फुल फॉर्म। तो SN1 हो गया यूनिमोलिकुलर, पहले लास्ट से शुरू कीजिए, SN1 है ना, इसको यूनिमोलिकुलर बोलेंगे। उसके बाद N है तो न्यूक्लियोफिलिक, S है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे देखिए दो है तो बायमोलिकुलर, N है तो न्यूक्लियोफिलिक, उसके बाद S है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हो गया। अब देखिए ये था उसका प्रॉपर्टी, एग्जाम्पल है। SN2 से शुरू करते हैं। पहले होता क्या है SN2 वो रिएक्शन होता है जो बैक साइड से अटैक करता है। किस साइड से, बैक साइड से। ये जैसे न्यूक्लियोफाइल हो गया ना, न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाकर अटैक करेगा, बैक साइड से, पीछे से अटैक करेगा। क्योंकि सामने से देखिए ना ये हेलोजन ग्रुप जुटा रहता है, नेगेटिव और नेगेटिव दोनों में क्या होगा, विकर्षण हो जाता है, इसलिए पीछे साइड से SN2 रिएक्शन होता है। SN2 एक ही स्टेप में पूरा होता है, एक ही स्टेप में पूरा होता है, दो स्टेप में नहीं पूरा होगा। नाम से है SN2 लेकिन
एक स्टेप में पूरा होता है। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है कितने स्टेप में पूरा होता है, तो एक स्टेप में पूरा होगा। और क्या बनेगा, पीछे से जो अटैक करके बनता है ना प्रोडक्ट, उसको कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं, इन्वर्जन। कौन सा प्रोडक्ट, इन्वर्जन। बैक साइड से अटैक किया, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। SN2 रिएक्शन को पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के हाइड्रोजन, जिसके पास हाइड्रोजन नहीं रहता ना, उसमें इसको बॉन्ड को ब्रेक करता है। ठीक, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में कौन, किसके प्रेजेंट में, एसीटोन। ये कीटोन का ग्रुप है, एसीटोन में अगर रहेगा ना तो ये SN2 रिएक्शन होगा। ये जो कैटलिस्ट और लेते हैं किसके प्रेजेंट में, एसीटोन के प्रेजेंट में रिएक्शन करवाते हैं, तो SN2 रिएक्शन होगा। ये स्टेरिक हैंड्रेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि यह सामने से अटैक नहीं करता, स्टेरिक हैंड्रेंस के कारण पीछे से जा करके अटैक करता है, तो ये रेट इसका क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। किसके, स्टेरिक ब्रांचिंग, स्टेरिक हैंड्रेंस जो होता है ब्रांचिंग। और ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन किसके रिस्पेक्ट में, हेलोजन के रिस्पेक्ट में। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, रेट ऑफ लिविंग ग्रुप कौन सबसे ज़्यादा होगा, जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा है, CI का। उसके बाद CBr, CCl, Cl, तो ये जल्दी टूट जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा लिविंग ग्रुप जितना अच्छा से टूटेगा तो उतना ही अच्छा से न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। जो जल्दी टूटेगा तभी तो अटैक करेगा। देखिए इंपॉर्टेंट, देखिए ये रेट आप लोग पढ़ चुके होंगे। रेट वेग जो होता है फिर के प्रोपोर्शन होता है के इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ, दो रिएक्शन रहेगा ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ RH और न्यूक्लियोफाइल दोनों मिल करके बना रहा है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, पावर में एक है तो सेकेंड ऑर्डर का हो जाएगा। इसका मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगा, 2, जैसे SN2 लिखते हैं ना, SN2 बाय मोलिकुलर, तो इसका मोलिकुलरिटी कितना हो जाएगा, 2। अनुक्ता जिसको बोलते हैं, इसका अनुक्ता भी 2 हो जाएगा, ऑर्डर भी 2 होगा। तो यही पहचानने का तरीका होता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तभी इसका ऑर्डर क्या होगा, 1। यहाँ पे अगर H2O रहेगा, यहाँ पे H2O रहेगा तो इसका क्या हो जाएगा, H2O का ऑर्डर क्या होता है, 0 होता है। अगर H2O रहेगा तो इसका ऑर्डर 0 होगा, तो वो कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, SN1 रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, SN2 रिएक्शन नहीं कहलाएगा। ये सब केमिकल काइनेटिक्स में आता है ऑर्डर रेट निकालने के लिए। ऑब्जेक्टिव पूछता है कौन निम्नलिखित में से कौन सा SN1 है, SN2 है, देखना पड़ेगा यहाँ पे ऑर्डर के बारे में। किसका, ये तो रहता ही रहता। फिर देखिएगा न्यूक्लियोफाइल कौन सा लिया है, H2O लिया है कि अदर लिया है, NaOH लिया है। NaOH लेंगे तो हो जाएगा SN2 रिएक्शन। H2O यहाँ पे लिया न्यूक्लियोफाइल तो वो हो जाएगा SN1 रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, ये आ गया SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। इसका खासियत क्या है, 2 स्टेप में होगा, ये 2 स्टेप में। SN2 रिएक्शन 1 स्टेप में हो रहा था, SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होगा। देख लीजिए, इसमें कौन सा लेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे H2O हो गया, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, बोले थे ना 2 रिएक्शन होगा। जो H2O होगा तो वहाँ पे क्या होगा, SN1 रिएक्शन होगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया ये सब, और इसके जगह पे और भी कुछ ले सकते थे पोलर में। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है तो इसके बीच में क्या बनता है, फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है ये याद रखिएगा। फर्स्ट स्टेप में इसमें कार्बोकेटाइन बनता है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन, जो पॉजिटिव चार्ज का निर्माण होता है ना, उसको कार्बोकेटाइन बोलते हैं। सेकेंड स्टेप में रिएक्शन पूरा होता है और क्या होता है, बैक साइड से भी बनता है। बैक साइड से जो बनता है रिएक्शन उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। और सामने से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, रिटेंशन। दोनों मिला करके इसका नाम हो जाता है रेशमिक मिक्सचर। रेशमिक मिक्सचर, ठीक है, बस इतना याद रखिए। इसका की पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। की पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए सब लोग। पहला की पॉइंट क्या है, यह 2 स्टेप में पूरा होता है। ठीक है, एक पहला स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है, दूसरा स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ठीक है, इन्वर्जन तथा रिटेंशन दोनों कंपाउंड बनाते हैं, सामने से और बैक साइड से। इन्वर्जन बैक साइड से आता है, रिटेंशन सामने से आता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, H2O होता है। तो जब भी H2O दिखाई दे तो SN1 रिएक्शन होगा।
रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज़्यादा होगा? इसमें कार्बोकेटाइन बनता है ना, कार्बोकेटाइन। पॉजिटिव चार्ज तो ज़्यादा चाहिए, इसके ब्रांचिंग इसके लिए ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा देने वाला ग्रुप चाहिए, तो इसके लिए ब्रांचिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए 2 डिग्री का ज़्यादा होता, उसके बाद नहीं 3 डिग्री का ज़्यादा होता, उसके बाद 2 डिग्री का, उसके बाद 1 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, ये देखिए रेट ऑफ रिएक्शन किस पर निर्भर करेगा? आर एक्स। वैसे होता है रिएक्शन में क्या रहेगा? आर एक्स रहेगा, आर एक्स रहेगा, आर एक्स एल्काइल हैलाइड प्लस में क्या? H2। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर निर्भर करेगा? केवल आर एक्स के सांद्रता पर निर्भर करेगा, H2O की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। इसका ऑर्डर 0 होता है, H2O का ऑर्डर 0 होता है, इसीलिए इसका ऑर्डर क्या हो गया? टोटल 1 होगा, इसलिए इसको SN1 भी कहते हैं। मोलिकुलरिटी मतलब अनुकता भी इसका क्या हो जाएगा? मोलिकुलरिटी भी क्या हो जाता है? इसका 1 ही रहता है, SN1 मोनो मोलिकुलरिटी। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, ये OH माइनस है, OH माइनस कहाँ पे अटैक कर रहा है? बैक साइड से, केवल बैक साइड से। देख लीजिए ना, बैक साइड से अटैक किया तब तो यहाँ पे बैक साइड में OH जुटा हुआ है, तो बैक साइड से अटैक किया, तो बैक साइड से कौन अटैक करता है? SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। और बैक साइड से और सामने से भी कौन अटैक करता है? SN1 रिएक्शन। बैक साइड से अटैक स्ट्रॉन्ग, OH माइनस क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये SN2 होगा, और SN2 तो होगा ही, इन्वर्जन बनेगा। बैक साइड से जो अटैक करता है उसको क्या बोलते हैं? इन्वर्जन प्रोडक्ट। आगे चलिए, अब सेकेंड रिएक्शन क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन कब होता है? जब रिएजेंट के रूप में हम क्या डालते हैं? अल्कोहलिक OH हो गया या स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, अल्कोहलिक OH स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे NaOH हो गया, अल्कोहलिक NaOH। जैसे ही अल्कोहलिक नज़र आया ना, तो देखना हमको क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेशन मतलब विलोपन करना पड़ेगा। जैसे है ना, यहाँ पे जहाँ पे जुटा हुआ X ग्रुप, जहाँ पे जुटा हुआ X ग्रुप लिविंग ग्रुप होता, भागने वाला ग्रुप होता, उसके बगल वाले कार्बन पर देखिए, उसके बगल वाले कार्बन पे बीटा एलिमिनेशन होता, उसके बगल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन लेकर के कौन भाग जाता है? OH माइनस। ये H प्लस का भूखा होता है, OH माइनस क्या होता है? H प्लस का भूखा होता है, KOH में OH माइनस H प्लस का भूखा, इसलिए इसको H प्लस को भाग लेकर के भाग जाता है, बचा बॉन्ड, तो बॉन्ड आकर के गिर करके डबल बॉन्ड का निर्माण करता है। करना कुछ नहीं है, याद क्या रखना है केवल इसमें, जैसे ही अल्कोहलिक OH हो जाए, अल्कोहलिक OH या NaNH2 हो जाए, या बल्कि मतलब भारी न्यूक्लियोफाइल हो जाए, तो NaNH2 और KOH के प्रेजेंट में अगर रिएक्शन करवा रहे हैं किसके? अल्काइल हैलाइड से, अल्काइल हैलाइड से, जिसमें कोई भी अल्केन पे जुड़ा हुआ हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी जुड़ा हो, तो करना क्या? उसके बगल में आजू बाजू में डबल बॉन्ड का निर्माण कर लेगा। किस चीज़ का निर्माण कर लेगा? डबल बॉन्ड का। या तो इस एक हाइड्रोजन यहाँ से ले जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा, या इस कार्बन से ले जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड का निर्माण, कहीं एक डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा। ठीक है, देख लीजिए, याद रखना क्या? अल्कोहलिक OH क्या करता है? डबल बॉन्ड का निर्माण करता है। इसमें भी डबल बॉन्ड कहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा? अगर बीच में अल्कोहल डबल बॉन्ड बन रहा है ना, तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है, जिसको सेट जेप प्रोडक्ट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सेट जेप प्रोडक्ट। बीच में अगर साइड में डबल बॉन्ड का निर्माण कर रहा है, साइड में मतलब साइड वाले हाइड्रोजन को लेकर भागेगा तो साइड में ही ना बनेगा, अगर बीच वाले हाइड्रोजन को लेकर जाएगा तो बीच में बनेगा। तो साइड वाले हाइड्रोजन को लेकर जाता है, तो इसका एक नाम दिया गया, कौन सा नाम है? हॉफमैन प्रोडक्ट। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? स्टेबिलिटी जिसका ज़्यादा होता है, सेटजेप प्रोडक्ट का, उसके बाद हॉफमैन प्रोडक्ट का। ठीक है, देख लीजिए, एक चीज़ और, ये क्वेश्चन ये अल्काइल ब्रोमाइड है, KNO2 के प्रेजेंट में, KNO2 के प्रेजेंट में रिएक्शन करवाता है ना, तो ये रिएक्शन बनता है। ये सही है, क्यों? क्योंकि KNO2 क्या है? आयनिक प्रोडक्ट है। दो चीज़ बताए होंगे, दो चीज़ होता है, AgNO2 क्या होता है? कोवैलेंट कंपाउंड होता है, KNO2 आयनिक। उसी प्रकार से ये देखिए KCN, K के साथ जो जुड़ा होता है ना, वो आयनिक होता है। KCN क्या होता है? आयनिक होता है। ये KCN आयनिक होता है, और AgCN पोलर होता है। निम्नलिखित में कौन सा गलत को चूज करना है? जो भी आयनिक होगा, तो आयनिक तो
आयनिक तो कंपाउंड वही बनाता है जो CN रहेगा तो CN ही बनाएगा। आयनिक कंपाउंड यहाँ पे यही गलत है। KCN क्या बनेगा, यहाँ पे CN रहता है ना कि NC। यहाँ पे NC बनाएगा, AgCN क्या बनेगा, NC, ये बनेगा। ठीक है, देख लीजिएगा। KCN क्या था, आयनिक कंपाउंड था। AgCN क्या था, कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड में उलट जाता है, NC हो जाता है, आइसोसाइनाइड होता है, और आयनिक कंपाउंड में साइनाइड बनता है। ये इम्पोर्टेंट है। वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन क्या होता है, कोई भी अल्काइल हैलाइड हो, कोई भी अल्काइल हैलाइड हो, जितने नंबर का अल्काइल हैलाइड है उसमें रिएक्शन किससे करवाते हैं, सोडियम धातु प्लस में क्या, ड्राई ईथर। सोडियम धातु प्लस में किसके प्रेजेंट में, ड्राई ईथर के प्रेजेंट में कराएंगे ना, तो जितने नंबर का आर है उसका दुगुना आर बनता है। मतलब जितना नंबर का कार्बन होगा ना उसका दुगुना कार्बन का एल्केन बनेगा। क्या बनेगा, एल्केन, एल्केन बनेगा। दुगुना नंबर का एल्केन बनेगा। जैसे RX है सोडियम के, डबल R बन गया। याद रखना वुर्ज रिएक्शन में इजी होता है ये सब। आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन AlCl3 के प्रेजेंट में होता है। ये सब शिफ्टिंग देखो, हाइड्रोजन शिफ्टिंग और का होता है। देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है। केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन। केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन देख लीजिए। ये ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, ना ही SN1 ना ही SN2। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता, ना ही SN1 होगा ना ही SN2। ये दोनों नहीं होना चाहता। एरोमेटिक कंपाउंड में, एरोमेटिक जो बेंजीन होता है ना एरोमेटिक, इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जल्दी नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसका कारण है कि ये रेजोनेंस में भाग ले लेता है। जैसे Cl है ना, इस पर लोन पेयर होता है, ये रेजोनेंस में भाग लेता है। ये रेजोनेंस में जैसे ये लोन पेयर गिरा, यहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण हुआ, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड टूट करके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का निर्माण कर लेता है। फिर ये सेकंड स्टेप में नेगेटिव चार्ज फिर गिरता है, फिर ये पाई बॉन्ड को हटा करके नेगेटिव चार्ज का निर्माण कर लेता है। इसी तरह से ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है, ये टूटना नहीं चाहेगा। इसके लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए यह SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म द्वारा टूटता नहीं है, अटैक नहीं करने देता है। ठीक है, ये सब कारण है उसका। वैसे भी इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होता है ना, पाई बॉन्ड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का बंडल होता है। पाई बॉन्ड किसका बंडल होता है, नेगेटिव चार्ज का। जैसे ही उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आता है ना, न्यूक्लियोफाइल जैसे ही अटैक करने आएगा तो ये दोनों में रिपल्सन पैदा होगा, अटैक करने देगा ही नहीं। ठीक है, तो SN1 नॉट पॉसिबल। कब होगा, तो इसमें होगा भी लेकिन मुश्किल से होगा। कब, जब टेम्परेचर कितना डाल देंगे, 663 केल्विन NaOH के साथ डाल दिया ना, क्या बन गया, फिनोल। बेंजीन पे OH रहता है, उसका क्या नाम होता है, फिनोल। वही अगर कोई ग्रुप जुटा रहेगा पहले से ही, तब अगर कोई OH- आकर के न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो देखना पड़ता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, कौन सा पोजीशन पे जाएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन। मेटा पोजीशन पे नहीं आकर के जुटता है। ठीक है, ये बना ऑर्थो पोजीशन और मेटा पोजीशन। NO2 जैसे NaOH आया ना, NaOH NaOH है। NaOH के प्रेजेंस में अगर NO2 जोड़ना है हमको तो कहाँ पे आकर के जुड़ेगा, ये मेटा पोजीशन पे। अरे पहले से प्रेजेंट है ना, ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे पहले से प्रेजेंट है। अटैक कहाँ करेगा, ये क्लोरीन को हटा ले जाएगा, OH आयन बनाएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे OH मैंने अटैक किया, क्लोरीन को हटा ले गया। ये पढ़िए, ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने वाला ग्रुप होता है, तब मेटा पोजीशन पर हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। वही है जो बताएं। क्वेश्चन है, यह अटैक तो वैसे पहले करने नहीं देता था, इसके लिए क्या है
खींचने वाला ग्रुप जोड़ दिया जाता है। खींचने वाला ग्रुप NO2 है, इसको खींचेगा। जैसे ही खींचेगा तो Cl पे से जो जुड़ा कार्बन है उस पर क्या जनरेट होने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने लगा। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो OH माइनस यहाँ पे बैठा हुआ है, वो जा करके अटैक कर देगा और OH आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, इसके लिए 2 NO2 का आवश्यकता पड़ा जब टेम्परेचर कम किया, और टेम्परेचर कम करेंगे तो 3 NO2 की आवश्यकता होगी, तीनों NO2 की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो OH माइनस आकर के अटैक किया, अब OH आकर के जुट गया क्लोरीन के स्थान पे। ठीक है, ये सब मैकेनिज्म है, इजीली बन जाता। तो ये आसानी से नहीं बन रहा होता है, कौन सा चीज़, न्यूक्लियोफाइल द्वारा आसानी से नहीं बन रहा, इसके लिए टेम्परेचर दिया जाता था। लेकिन आसानी से कब बनेगा, ये आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द्वारा बनता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म द्वारा। ये कौन सा मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको E+ बोलते हैं। जो इलेक्ट्रोफाइल होता है मतलब इलेक्ट्रॉन को पसंद करने वाला। तो इलेक्ट्रॉन को पसंद करने वाला कौन होगा, पॉजिटिव चार्ज ही तो होगा। तो ये किसको पसंद करता है, नेगेटिव चार्ज को। किसको पसंद करेगा, नेगेटिव चार्ज को पसंद करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल मेजरली आकर के जुड़ता कहाँ, या तो ऑर्थो पोजीशन पे आकर के जुड़ेगा या पैरा पोजीशन पे आकर के जुड़ेगा। 2 पोजीशन पे सबसे ज़्यादा मेजर पोजीशन कौन होता है, पैरा पोजीशन। ठीक है, ये वाला पोजीशन मेजर पोजीशन होता है, आकर के जुट जाएगा, भगाएगा नहीं क्लोरीन, ये भगाएगा नहीं X को, आकर के जुट जाएगा। सब्स्टिट्यूशन करता है किसका, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देख लीजिए ना, क्वेश्चन है हेलोजिनेशन। ये क्या है, हेलोजिनेशन है। हेलोजिनेशन करता क्या, Cl2 है, Cl2 को AlCl3 के प्रेजेंट में डालते हैं तो AlCl3 क्या होता है, लिविस एसिड, इलेक्ट्रॉन का बुका। तो Cl में एक Cl नेगेटिव चार्ज का निर्माण करेगा, एक Cl पॉजिटिव का। जैसे नेगेटिव चार्ज निर्माण मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, Cl+ इलेक्ट्रोफाइल। अब कहाँ अटैक करना चाहेगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे। हाइड्रोजन को क्या करता है, ये हटा करके, हाइड्रोजन को हटा करके ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अटैक कर देता है, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे। ठीक है, दूसरा है नाइट्रेशन। दूसरा क्या है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या जुटेगा, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, केवल जोड़ना है ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे। देख लीजिए ना, किसको हटा करके, हाइड्रोजन को हटा करके। NO3 क्या हो गया, जुट गया कहाँ पे, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा। कौन सा किया है नाइट्रेशन में, क्या रिजेंट डाले हैं, HNO3 और H2SO4, HNO3 और H2SO4। बस क्या करना है, ऑर्थो और पैरा पे जोड़ते जाना है। किसमें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। हेलोजिनेशन भी करना है, अगर बेंजीन हैलाइड है जुड़ा हुआ, बेंजीन हैलाइड का नाइट्रेशन करना है तो HNO3 और H2SO4 जो रिएक्शन करवाना है तो कहाँ जाके जुटेगा, NO2, NO3 नहीं जुटेगा, NO2 याद रखना है, NO2 जुटेगा। NO2 ऑर्थो पोजीशन पे और मेटा पोजीशन पे आकर के जुटेगा। नेक्स्ट देखिए, सल्फोनेशन होता है। क्या होता है, सल्फोनेशन। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का भाग है। इसमें सल्फोनेशन क्या होता है, H2SO4 के प्रेजेंट में रिएक्शन करवाते हैं। अल्काइल नहीं, बेंजाइल हैलाइड। कौन सा, बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड का H2SO4 के प्रेजेंट में तो क्या जुटता है, HSO3। क्या जुटता है, HSO4 नहीं आकर के जुटेगा, क्या जुटेगा, HSO3 आकर के कहाँ पे जुटेगा, ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन। मेजर प्रोडक्ट ये होगा, माइनर ये होगा, ज़्यादा ये बनेगा, कम ये बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये सल्फोनेशन था। सल्फोनेशन में क्या जुटता है, H2SO4 के प्रेजेंट में HSO3 जुटता है, याद रखिए। अब आया फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये भी क्या होता है, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे जुटता है। क्या, किसके प्रेजेंट में, अगर किसके प्रेजेंट में, CH3Cl अल्काइलेशन हुआ, AlCl3 के प्रेजेंट में गर्म करते हैं तो क्या होता है, CH3। इसमें CH3 पॉजिटिव आता है और Cl- नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा हो गया, पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव इसमें CH3 आता है तो CH3 पॉजिटिव कहाँ पे जुटेगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे। ठीक है, ये अल्काइलेशन था। दूसरा इसमें है फ्रीडल क्राफ्ट में एसाइलेशन। एसाइलेशन का फॉर्मूला आता है CH3C++OCl, ये होता है एसाइलेशन। इसमें Cl हट जाएगा नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो जो हट गया, हटने के बाद नेगेटिव पॉजिटिव जो बता वो क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आके जुटता है, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे। ठीक है, आकर के जोड़ दिया। इससे क्या हटा दिए थे, Cl हटाने के बाद, यही स्ट्रक्चर होता है। ये जोड़ देना है किस पे, ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे। ठीक है,
अब आया वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। एक इससे पहले हम पढ़े थे वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन क्या था, एल्काइल हैलाइड में अगर एक आर का कार्बन का रहता है तो वो बन जाता था कितना, आर आर, 2 आर बन जाता था। ठीक है, उसमें क्या डालते थे, सोडियम डालते थे और ड्राई ईथर डालते थे। क्या डालते थे, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर, सूखा हुआ ईथर। उसी तरह से एक क्या डाले हैं वुर्ज फिटिंग में। वुर्ज फिटिंग में क्या, एक वुर्ज वाला रिएक्शन लिया है, एक फिटिंग। फिटिंग क्या होता है, बेंजीन पर जो एक्स लगा रहता है, वुर्ज फिटिंग। दोनों रिएक्शन बनकर इसका एक्स और इसका एक्स हटा दो, दोनों मिलकर के क्या बना, एक आर बनाएगा, दूसरा बेंजीन और आर दोनों मिला लिया। ये होता है वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। केवल फिटिंग बोलेगा तो फिटिंग में केवल क्या होता है, केवल बेंजीन ही लिया जाएगा। जैसे ये फिटिंग हुआ ना, ये वुर्ज हुआ। फिटिंग में क्या होता है, केवल बेंजीन ही लिया जाएगा। किसके उपस्थिति में गर्म करेंगे, सोडियम और ड्राईथर के, सोडियम और ड्राईथर के प्रेजेंट में करना है। ये हो जाता है, दोनों बेंजीन को जोड़ दो, दोनों बेंजीन को जोड़ दो। जैसे एक बेंजीन का क्या हो गया, डबल बेंजीन प्राप्त हुआ। जैसे वहाँ पे वुर्ज रिएक्शन में होता है एक आर का डबल आर प्राप्त हो रहा था, उसी तरह से एक बेंजीन का 2 बेंजीन प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये हो गया वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, ये सब रिएक्शन है, रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन लिया है। अब देखिए, अब आया है क्लोरोफॉर्म। इसका उपयोग और जाता है ना, पॉलीहेलोजन कंपाउंड। क्लोरोफॉर्म का सूत्र याद कर लीजिए, क्या होता है, CH2। अरे ये क्लोरोफॉर्म नहीं है, ये क्या, डाइक्लोरोमीथेन है, डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन क्या होता है, CH2Cl2। इसका फार्मूला याद रखिए बस, CH2Cl2। ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन, इसका उपयोग याद रखिएगा। उसके बाद डाइक्लोर दुष्प्रभाव, यह मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाता है। ये बहुत हानिकारक होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाता है। देखने की क्षमता में कमी आ जाएगी, सुनने की क्षमता में कमी आ जाएगी, सूंघते ही उल्टी हो जाता है, हाथ पैर की उंगली सुन्न हो जाता है, त्वचा में जलन होता है, कॉर्निया को क्षति, आँख में जो कॉर्निया होता है उसकी क्षति होती है। उपयोग देखिए इसका क्या होता है, विलायक के रूप में है, विलायक के रूप में, तथा पेंट को हटाने के लिए, पेंट को जो हटाया जाता है, पेंट लगने के बाद जो हटाया जाता है उसमें इसका उपयोग होता है। धातुओं को साफ करने में, धातुओं को साफ, औषधि के निर्माण में, एरोसोल को प्रणोदक के रूप में। वो एरोसोल जो होता है ना, ये एक प्रकार से सोल है, सोल मतलब कोलाइडी है, एरोसोल के प्रणोदक के रूप में। ठीक है, सेकेंड है क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला याद रखिए, CHCl3। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3, ये होता है उसका फॉर्मूला का स्ट्रक्चर, CHCl3। बनाने का मेथड है, क्लोरल को क्षार NaOH या QH या CaOH2 के साथ गर्म करने पर क्लोरोफॉर्म बन जाता है। क्लोरल का सूत्र होता है CHCl3CHO, एल्डिहाइड वाला जो होता है CCl3CHO, ये क्लोरल हो गया। उसको NaOH के साथ गर्म करते थे, क्या बन जाता है, क्लोरोफॉर्म बन जाता है। ठीक है, दूसरा मेथड देखिए, ये ज़्यादा प्रचलित है, ब्लीचिंग पाउडर। किससे, ब्लीचिंग पाउडर से। ब्लीचिंग पाउडर मतलब व्यंजक चूर्ण से। व्यंजक चूर्ण को H2O के प्रेजेंट में रिएक्शन करवाते हैं। और क्या होता है, ये 2 प्रकार से, एक तो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसके, अल्कोहल के साथ, दूसरा कीटोन के साथ। अल्कोहल के साथ भी क्या दे देता है, CHCl3 दे देगा, कीटोन के साथ भी CHCl3 दे देगा। इसका याद रखना क्या है, केवल फाइनल प्रोडक्ट याद रखना है, फाइनल प्रोडक्ट थर्ड स्टेप। इसमें फाइनल प्रोडक्ट नहीं लिखा हुआ है, फाइनल प्रोडक्ट, इसको जोड़ने के बाद फाइनल प्रोडक्ट आता है, देख लीजिए। तो नेक्स्ट आगे, इसका गुण क्या होता है, पानी की अपेक्षा CHCl3 की डेंसिटी ज़्यादा होती है। CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म की डेंसिटी ज़्यादा होती है पानी की अपेक्षा। इसका रंग क्या होता है, रंगहीन, कोई रंग नहीं होता, इसका कोई रंग नहीं होता है। उसके बाद वाष्पशील होता है, अज्वलनशील, इसको जलता नहीं, ये जलता नहीं, जलाने पर ये जलेगा नहीं। वाष्पशील होता है, जल्दी वाष्प बन जाता है, जल से भरी और जल में नहीं घुलता है। जल से भारी होता है, और जल में नहीं घुलता है, ये जल में नहीं घुलता है। अब देखिए रिएक्शन इसका, ऑक्सीडेशन। क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीडाइज होता है और विषैली गैस कार्बोनिल क्लोराइड, जिसका नाम क्या है, फॉक्जिन। कार्बोनिल क्लोराइड का क्या नाम है, फॉक्जिन गैस। ठीक है, फॉक्जिन गैस बनाता है जो कि विषैला होता है। इसका सूत्र देखिए,
ऑक्सीजन गैस का COCl2। ऑक्सीजन गैस का क्या सूत्र है? COCl2, कार्बोनिल क्लोराइड, COCl2। ठीक, जल अपघटन कराइएगा ना तो H2 बाहर निकाल दीजिएगा। QH के साथ अगर रिएक्शन करवा रहा है तो OH आके जुटा, फिर जल निकल गया तो क्या बनाया? फॉर्मिक एसिड बना लेता है। ये सब रिएक्शन है। क्लोरोफॉर्म का उपयोग देख लीजिए। उपयोग में इसका उपयोग देखिए, यह वसा एल्कोहल, भला क्या है? यह वसा एल्कोहल आयोडीन को अच्छा विलायक है। आयोडीन में ये अच्छा विलायक होता है, अच्छी तरह से घुल जाता है। दूसरा देखिए, फ्रियोन प्रशीतक R22 के बारे बनाने के रूप में प्रयोग किया। फ्रियोन में प्रशीतक जो होता है ठंडा के रूप में उपयोग होता है, उसको बनाने के रूप में उपयोग होता है। फ्रिज और में जो होता है वो फ्रियोन प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है। तीसरा देखिए, चिकित्सा में निश्चितक मतलब वो जो बेहोशी की दवा होती है उसके रूप में, परंतु आजकल ये इसके स्थान पर कम विषैला निश्चितक जैसे ईथर का प्रयोग किया जाता है। ये ज़्यादा विषैला होता था, इसका प्रयोग बंद कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हानि क्या होता है इसका? क्लोरोफॉर्म के 990 ppm सांद्रता वाले वायु में सांस लेने पर चक्कर, सिर दर्द, थकान महसूस, लंबे समय तक सांस लेने पर लिवर, किडनी फेल होने की आशंका होती है। ठीक है, उसी प्रकार से आइडोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म जिस प्रकार से बनाते हैं आइडोफॉर्म भी उसी प्रकार से बनाते हैं। आइडोफॉर्म बनाने के लिए इथेनॉल या एसीटोन को I2 तथा क्षार के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? आइडोफॉर्म। जैसे वो इथेनॉल मतलब अल्कोहल हो गया, एसीटोन कीटोन हो गया, उसको I2 के साथ क्षार की उपस्थिति में KOH या NOH के साथ गर्म करेंगे तो आइडोफॉर्म प्राप्त होगा। ये बनाने की विधि है। फाइनल प्रोडक्ट याद रखना है हमको, ये अल्कोहल से बनाया है ना फाइनल प्रोडक्ट, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। ये लिख दोगे नंबर मिल जाएगा। CH3 CH2H अल्कोहल हो गया, I2 के प्रेजेंट में फिर क्षार लिया है, रिएक्शन बना करके क्या बनाया? आइडोफॉर्म बनाया। आइडोफॉर्म फिर HC=ONA, सोडियम एसीटेट, पानी, सोडियम आयोडाइड। ठीक है, इसका रिएक्शन बैलेंस वाला भी याद कर लीजिएगा। फिर देखिए एसीटोन से बनाया है, एसीटोन से ये रहा एसीटोन, ये रहा एसीटोन, एसीटोन से बनाया है तो इसका रिएक्शन टोटल ही याद रख लीजिएगा। एसीटोन प्लस I3 प्लस NOH क्षार लिया है, I3 लिया है, रिएक्शन करवाया है, इसके बाद क्या बना? आइडोफॉर्म बना है। इसके बाद इसके अलावा ये भी बना, ये प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट बना। ठीक है, तीनों प्रोडक्ट याद रख लीजिएगा। इसका गुण देखिए, यह पीले रंग का क्रिस्टल होते हैं, गंधयुक्त, जल में घुलनशील, अघुलनशील, जल में अघुलनशील। क्लोरोफॉर्म भी जल में नहीं घुलता था और आइडोफॉर्म भी जल में नहीं घुलेगा। कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन CCl4 और कार्बनिक विलायक बेंजीन और CCl4 में यह घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट देखिए, ब्रोमोफॉर्म से कम अस्थायी है, साइज में बड़ा होता है। यह ब्रोमोफॉर्म से कम अस्थायी और साइज में बड़ा होता है। एंटीसेप्टिक का काम करता है, जैसे होता है ना महलम और जो घाव में लगाने का जो महलम आता है उसमें काम आता है एंटीसेप्टिक के रूप में। ठीक है, AgNO3 के साथ नहीं रिएक्शन करता है। उसके बाद ये देखिए फ्रियोन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्रियोन को क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कहाँ यूज होता है? प्रशीतक के रूप में यूज होता है। कहाँ पे? फ्रिज और में, रेफ्रिजरेटर और में। ठीक है, इसका याद CFC, CF2 Cl2 ये सब भी वही है, बस इसका गुण याद रखिए। यह अस्थायी धातु पर रिएक्शन नहीं करता है, रंगहीन गंधहीन होता है। इसका उपयोग AC, रेफ्रिजरेटर, अक्रिय विलायक फ्रियोन 12 जो CF2Cl2 होता है का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। नुकसान ओजोन परत को क्षय कर देता है। ठीक है, ओजोन परत को क्षय करता है। DDT क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरिक। ये क्या होता है? ये क्लोरल C=O CCl3 क्लोरल होता है, क्लोरल। और ये बेंजीन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं किसके प्रेजेंट में? H2SO4। तो H2SO4 तो जानते ही हैं ये जल को निकालने वाला, तो टोटल जल निकाल दिया। जल निकालने के बाद क्या बनाया? DDT बनाया। ये होता है इसका फार्मूला, यह है इसका फार्मूला। ठीक है, ये याद रखिएगा फार्मूला, फिगर याद रखिएगा। उपयोग क्या होता है कीटनाशक के रूप में? DDT मच्छर को मारने में। यह वसा में घुलनशील होता है, इसका अपचयन नहीं होता, यह हानिकारक। देखिए वसा में क्या होता है? घुलनशील होता है, ये आसानी से वसा में क्या हो जाता है? घुल जाता है।
इसका अपचायक नहीं होता, जिसके कारण यह कोई भी चीज़ वसा वाला हम चीज़ खाते हैं ना, तेल वाला चीज़ खाते हैं तो तेल में क्या घुल जाता है, डीडीटी घुल जाता है। डीडीटी क्या डीडीटी जो कि अपचयन नहीं होता, इसका अपचयन नहीं होता है। अपचयन मतलब ये कोई भी जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा तो शरीर में रहेगा ही और हानि पहुंचाएगा, हमको जल्दी खत्म नहीं होता है, इसलिए यह हानिकारक होता है। आजकल इसको बैन कर दिया गया है, ठीक है, डीडीटी खत्म। एक होता है रिएक्शन, एक होता है आइडोफॉर्म को कैसे पहचाने, आइडोफॉर्म को कैसे पहचाने, तो एक ट्रिक होता है वो याद रख लीजिएगा। आइडोफॉर्म को कैसे पहचानेंगे, पहचानने का तरीका है दो तरीके से। एक, अगर CH3 जुटा रहेगा, C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन के साथ, कीटोनिक ग्रुप के साथ जुटा रहेगा, तो ये कीटोनिक ग्रुप में क्या होना चाहिए, CH3 प्रेजेंट होना चाहिए, ये ग्रुप प्रेजेंट होना ही चाहिए। दूसरा, अगर अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, CH3 जुटा रहेगा, COH, उसके साथ कम से कम एक हाइड्रोजन जुटा होना ही चाहिए, कम से कम एक हाइड्रोजन ग्रुप जुटा होना ही चाहिए। उसके बाद इधर R कोई भी ग्रुप जुटा रहे, तो ऐसा ग्रुप अगर पाया जाएगा किसी भी रिएक्शन में, किसी भी ब्रांचिंग में, कितना बड़ा ब्रांचिंग हो, लेकिन OH के जगह के बगल वाले कार्बन पर देखना CH3 ग्रुप जुटा हुआ है कि नहीं, फिर CO के बगल वाले कार्बन पर देखना CH3 ग्रुप जुटा हुआ है कि नहीं। अगर CH2 रहेगा इसके जगह पे तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, इसके जगह पे भी अगर CH2 रहेगा तो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। यहाँ पे भी कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट का दो ट्रिक है, ये हो जाएगा। उसके बाद हाँ, एसिड डेरिवेटिव में कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ डेरिवेटिव में जो NH3 ग्रुप जुटा रहा था, एसिड हैलाइड हो गया, एमाइड हो गया, ईस्टर हो गया, एसिड एनहाइड्राइड हो गया, ये सब आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड एमाइड जो RC डबल बॉन्ड O NH3, फिर ये एसिड हैलाइड RC डबल बॉन्ड OCl, उसके बाद ये एसिड एनहाइड्राइड्स, ये सभी क्या होता है, उसका एसिड डेरिवेटिव होता है जो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ये सब टेस्ट दे देगा, ठीक है, याद रखिएगा बस। अब देखिए, ये सब तो हम थ्योरी चैप्टर पढ़े हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन लिए हैं, वो क्वेश्चन को डिस्कशन कीजिए। अब बहुत इजी से बन जाएगा, पहले में ही लिए थे, ऊपर में, ऊपर देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, देखिए ये क्या है, CH3CH3Br अल्काइल हैलाइड है। यहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू करें, कहीं से शुरू कर दो, ऊपर से ही शुरू कर दें। देखिए ये जो रिएक्शन किया है, NaOH है, यहाँ पे NaOH है, CH3CH2OH है, CH3CH2OH है, मतलब अल्कोहल और NaOH के प्रेजेंट में अगर अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, एल्कीन बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, एल्कीन बन रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए NaOH एक्वस NaOH के प्रेजेंट में कर रहे हैं, NaOH क्या है, एक्वस NaOH है, तो OH माइनस होता है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कहाँ पे, कार्बन पे अटैक करा और ब्रोमीन तोड़ देगा, ब्रोमीन भाग जाएगा, तो ये कार्बन जहाँ पे आया वहाँ पे OH ग्रुप जुट गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गया, यहाँ पे अल्कोहल का निर्माण किया। उसके बाद देखिए जल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, कौन सा, जल के साथ रिएक्शन करा, फिर भी जल में भी क्या होता है, OH माइनस होता है ना, OH माइनस कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे, OH माइनस अटैक किया और Br को हटा दिया, ठीक है। हटाने के बाद यहाँ पे OH जुट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सेस ऑफ NH3 के प्रेजेंट में क्या, ये भी क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता, जैसे ही अटैक किया और Br को हटा जाएगा, जैसे ही अटैक करेगा कार्बन पे, लिविंग ग्रुप कौन है, Br, लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया और ब्रोमीन को हटा दिया और NH2 जुट गया। उसके बाद देखिए Mg और ड्राइथर, ये क्या होता है, Mg और ड्राइथर, तो RMgX बनेगा, Mg ड्राइथर क्या बनेगा, RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। जैसे ही ये Mg और ड्राइथर प्रोजेक्ट में किए हैं तो RMgX, R क्या है यहाँ पे,
CH3 CH CH3 R हो गया, और MgX ये हो गया MgX। RMgX क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का निर्माण कर लेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये भी न्यूक्लियोफाइल है CN जैसे ही अटैक किया तो ब्रोमीन हट जाएगा, ये आकर के जुट जाएगा। इसमें देखिए CH3OH जुटा हुआ है, CH3 अल्कोहल है, तो अल्कोहल अगर अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे CH3 में प्लस OH माइनस, तो CH3O यहाँ H प्लस होता है और CH3O माइनस होता है। इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है याद रखिएगा, CH3O माइनस, इसमें न्यूक्लियोफाइल CH3O माइनस होता है, H प्लस होता है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पे जाकर अटैक करेगा और ब्रोमीन हटा देगा, तो यहाँ पे OCH3 माइनस आकर के जुट गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है RONA, तो यहाँ पे भी CH3O माइनस आएगा, तो ये भी क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल जैसे ही अटैक किया तो ब्रोमीन हट जाएगा, ठीक है, आकर के OCH3 जुट जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भी क्या है, CH3C11O माइनस आएगा, इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन रहेगा, CH3C11O माइनस यहाँ पे रहेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पर कार्बन पे और ब्रोमीन को भगा देगा, तो अटैक करने के बाद ये यहाँ पे आकर जुड़ जाएगा Na+, ठीक है, इजी था। नेक्स्ट देखिए ये रिएक्शन है एल्किन से, ये मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ चुके हैं। ये रिएक्शन है, रिएक्शन में क्या एल्किन है, एल्किन लिए हैं। एल्किन में अगर ऊपर से ही करते हैं, पहले देखिए रिएक्शन बनाया कैसे है एल्किन का निर्माण, अल्कोहल है ना, अल्कोहल में डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4 बताए थे ना, H2SO4 क्या होता है, जल को निकालने वाला होता है, तो इसमें से जल निकाल दो, OH है एक हाइड्रोजन इससे ले लो, एक OH, ये OH को हटा दिया तो क्या बनाया, डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा। जैसे ही H2O हटेगा तो डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा, तो ये डबल बॉन्ड का निर्माण किया, एल्किन बनाया। वही यहाँ पे देखिए अल्कोहलिक QH रहे, जैसे इथाइल अल्कोहल ना, अल्कोहलिक QH रहे, तो ये इससे अगर अल्कोहलिक QH रहे तो HBr को क्या करेगा, हटा देगा। HBr को हटा करके इसका एलिमिनेशन कर देता, एक हाइड्रोजन हट जाएगा, एक Br हट जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन और Br हटा तो क्या बन गया, एल्किन का निर्माण हो गया, इसमें HBr हटेगा। उसके बाद देखिए ये Br2 रिएक्शन करवा रहे हैं CH2Cl2 के साथ, Br2 के साथ रिएक्शन करवाए कि इसमें एल्किन में, तो क्या बन गया, दोनों जगह एल्किन के दोनों साइड डबल बॉन्ड के दोनों साइड आकर के क्या जुट जाएगा, Br जुट जाएगा। लेकिन अगर H2O रहेगा, साथ में H2O रहेगा, तो एक के साथ Br जुटेगा, एक के साथ OH जुटेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन, क्या एल्किन में क्या कौन सा रिएजेंट डाले हैं, KMnO4OH, और क्या है, कोल्ड है, ठंडा है, हॉट नहीं है। ठंडा होता है तो ये केवल क्या करता है, OH आकर के जुट जाता है, कहाँ पे, ये बॉन्ड ब्रेक करके कहाँ जुट, बॉन्ड नहीं टूटेगा इसमें, अगर गर्म रहेगा ना तब टूटेगा, अभी बॉन्ड नहीं तोड़ पाएगा क्योंकि यहाँ पे ठंडा भी है ना। तो कोल्ड KMnO4 है, तो कोल्ड KMnO4 में ये डबल बॉन्ड के दोनों तरफ क्या जुट जाता है, OH आकर के जुट जाएगा, ठीक है, OH आकर के जुट गया। वही देखिए अगर क्या डाले हैं यहाँ पे क्या डाले हैं, हॉट KMnO4 डालने से क्या होता है, बॉन्ड को तोड़ देता है। जैसे ही तोड़ा है, बॉन्ड को तोड़ेगा तो ये बन गया क्या, बॉन्ड को तोड़ने के बाद जहाँ पे हाइड्रोजन है ना वहाँ पे ऑक्सीजन आके जुट जाएगा, और ये बॉन्ड को तोड़ने के बाद भी ऑक्सीजन जुटेगा, ये बस साइड वाला भी ऑक्सीजन जुटेगा, इस कार्बन पे भी ऑक्सीजन जुटेगा। अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन पे भी ऑक्सीजन जुटेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये ZnH2O है, O3 डाले, क्या डाले हैं, O3। ये ओजोनोलाइसिस में भी क्या होता है, बॉन्ड को तोड़ देता है, ओजोनोलाइसिस में भी बॉन्ड को तोड़ देता है। जितना बॉन्ड टूटा तो उतना ऑक्सीजन आकर के जुट जाता है, ठीक है, केवल वहाँ पे जुटता है। लेकिन हॉट KMnO4 में देखिए जहाँ पे हाइड्रोजन भी है उस कार्बन पे, तो हाइड्रोजन को भी ओजोनोलाइसिस कर देता है, मतलब ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। उसके बाद देखिए H2PT डाले हैं तो हाइड्रोजन आकर के जुट जाएगा, H2PT डाले हैं तो हाइड्रोजन आकर के जुट गया, डबल बॉन्ड हटने के बाद हाइड्रोजन दोनों तरफ जुट जाएगा, दोनों कार्बन पे। उसके बाद देखिए HBr
क्या है HBr H2O2। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया ना। ये पेरोक्साइड क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ वहाँ आकर के जुटता है कार्बन के डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे, उस कार्बन पे जुटता है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए, इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन। इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पे कहाँ जुट जाएगा, Br जुट जाएगा। इस पे Br जुट जाएगा, जुट गया। इस पर कार्बन पे हाइड्रोजन जुट जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे HBr है केवल, तो ये मार्कोनिकॉफ से अप्लाई होगा। HBr है केवल तो मार्कोनिकॉफ रूल से, मार्कोनिकॉफ वहाँ आकर के जुट जाए जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो अब कहाँ पे, किस पोजीशन पे जुटेगा, इस कार्बन पे जुटेगा, ठीक है। तो उस कार्बन पे जोड़ दिया है। और क्या H2 और H+ आकर के कहाँ पे जुटेगा, जो ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब 2 डिग्री कार्बन बना रहा हो, मार्कोनिकॉफ रूल ही अप्लाई होता है इसमें भी। तो इसमें भी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होता है। तो वहाँ पे क्या जुट जाएगा, OH- जुट जाएगा। OH- कहाँ जुटेगा, मार्कोनिकॉफ रूल पे, ठीक है। तो ये रहा टोटल क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वैसे जो पहले पढ़ चुके हैं उसी को ज़्यादा समझ में आया होगा, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। तो आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। टोटल हम पढ़ा दिए हैं। हेलो एल्केन हेलो एरीन का हैंडराइटिंग नोट्स था, ये अपना बनाया हुआ था। अगर PDF किसी को चाहिए तो टेलीग्राम पे आकर के ले लीजिएगा, हम चढ़ा देंगे लिंक पे। इसके बाद आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक। जय हिंद।